हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। पढ़ने वाले हम आज क्लास 8th की साइंस चैप्टर है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। चैप्टर नंबर 2 है लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इससे पहले भी आप क्लास 7th में थोड़ा बहुत इसको समझ के आए होंगे ज़रूर, ऐसा हो नहीं सकता। जानते तो आप ज़रूर होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टर्म है जिसको हम साइंस में यूज़ करते हैं, उसका मीन्स क्या होता है। देखो, माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉलेस्ट, है ना। क्या होता है स्टूडेंट्स? स्मॉलेस्ट। ओके। और ऑर्गेनिजम्स मीन्स क्या होता है? जीव जंतु, है ना, जो इस अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं। ओके। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स भी कौन हैं? ऑर्गेनिजम्स हैं। सेम उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बस डिफरेंसेस ये है कि वो माइक्रो होते हैं यानी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट यानी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो हमें डायरेक्टली अपनी आँखों से दिखाई नहीं देंगे। एग्ज़ाम्पल जैसे बात करते हैं, जैसे हम अपने अगर हाथों की तरफ देखें तो हमें अपने हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आते हैं। ज़मीन है, फ़र्श है, हमारे कपड़े हैं, है ना, हमें हर चीज़ कैसी दिखाई देती है? नीट एंड क्लीन। बट वहाँ ऑलवेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, चाहे हमारे हाथ हो, हमारी बॉडी हो, कपड़े हों, फ्लोर हो, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी हो, है ना। तो वहाँ आपके क्या प्रेजेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटे, मीन्स हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देंगे। ओके। वो हमारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो इस अर्थ पर सर्वाइव करते हैं सेम हमारी तरीके से ही। डिफरेंसेस ये है कि वो वाटर में मिलते हैं और एयर में मिलते हैं। एयर एंड वाटर में प्रेजेंट हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो एयर है वो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में यानी हमारे पूरे अर्थ पर प्रेजेंट है। तो पूरे अर्थ पर कौन हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। सेम एज इट इज़ वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके। माइक्रोब्स आर एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज। बहुत ज़्यादा छोटे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अपनी आँखों से नहीं देख सकते। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगाई। और भी हैं जैसे ये अमीबा है, पैरामीशियम है, वायरस है, यूगेलिना है, वायरस है, ओके, बैक्टीरिया है, फंगाई है, ये सभी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके। माइक्रोब्स आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल टू अस। ज़रूरी नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं वो सभी हमारे लिए हार्मफुल हैं, बट ऑल्सो हेल्पफुल मेयर टाइम। In this lesson we will learn about both friendly microorganisms as well as harmful microbes. Okay. बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते। ओके। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं और कैसे हमारे लिए हार्मफुल हैं। दोनों ही कंडीशन को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके। क्लासिफिकेशन क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी हम जस्ट पढ़ के आ चुके कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, यूगेलिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है एंड सो ऑन एटसेट्रा। ओके। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या कहते हैं फ्रेंड्स में भी होते हैं और हमारे क्या कहते हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है? हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। तो माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 4 ग्रुप्स। हमने 4 ग्रुप्स में इन्हें कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट इज बैक्टीरिया। ओके। तो बैक्टीरिया आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म्स। हमारी अर्थ पे बैक्टीरिया जो है सबसे पुरानी ऑर्गेनिजम्स है, सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स में से एक है। कौन? बैक्टीरिया। दे आर यूनिसेलुलर, दे आर मेड अप ऑफ वन सेल। ये कौन होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ही होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है वन सेल, यानी सिंगल सेल से बने होते हैं। यानी हम कह सकते हैं बैक्टीरिया एक सेल है, अमीबा एक सेल है, फंगाई एक सेल है, पैरामीशियम एक सेल है, यूगेलिना एक सेल है। ओके स्टूडेंट्स। तो सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और वो हमारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? बैक्टीरिया। दे अपीयर इन अ वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस, स्फेरिकल, एलोंगेटेड, स्पाइरल एटसेट्रा।
ओके, ये इनकी शेप भी अलग अलग वेरी कर सकती है, ज़रूरी नहीं सेम क्या कहते हैं एक ही साइज़ के एक ही शेप के आपके बैक्टीरिया हों, इनकी जो साइज़ एंड शेप है वो वेरी कर सकती है। ओके, तो आप समझ में आ गया क्या है बैक्टीरिया के, जैसे इसकी वैरायटी शेप साइजेस है हमारे, स्फेरिकल हो सकते हैं ना, स्फेरिकल यानी आपके क्या कह सकते हैं ऐसे ऐसे हो सकते हैं स्फेरिकल, एलोंगेटेड ये हैं, स्पाइरल हैं, है ना, इस तरीके की आपकी शेप जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है यानी बैक्टीरिया की है वो हमारे बैक्टीरिया की इस तरीके की शेप हो सकती है। वैसे भी जितने ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं उनकी शेप साइज़ कोई फिक्स नहीं होती, वो कैसे भी शेप ले सकते हैं। ओके, दे इनहैबिट सॉइल, water, radioactive wastes, the deep portions of earth crust. In fact, they also live in plant animal bodies. They live in colonies. Okay, तो स्टूडेंट्स ये कहाँ कहाँ रहते हैं, देखो आपके मिट्टी में हो सकते हैं, आपके पानी में हो सकते हैं, आपके एयर यानी रेडियो एक्टिव वेस्टेज में हो सकते हैं, है ना, डीप पोर्शंस ऑफ अर्थ, अर्थ की काफ़ी ज़्यादा गहराई में हो सकते हैं, प्लांट्स में हो सकते हैं, एनिमल्स में हो सकते हैं। ओके, और ये किस तरीके से रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। ओके, दे लिव इन कॉलोनीज़ यानी सिंगल नहीं रहते, सिंगल सर्वाइव नहीं करते, कॉलोनीज़ में सर्वाइव करते हैं। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉपिक, प्रिपेयर देयर ओन फूड, वाइल अदर्स आर हेटरोट्रॉपिक, डिपेंड ऑन अदर ऑफ देयर फूड। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे ऑटोट्रोपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक का मीन्स जो अपना सेल्फ जो फूड है उसको प्रिपरेशन यानी उसको प्रिपेयर करते हैं, तो जो अपना खुद खाना बना रहे हैं वो हमारे एटोट्रोपिक हो गए। तो कुछ बैक्टीरिया स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म यानी कुछ बैक्टीरिया में ऐसे भी हैं जो हेटरोट्रोपिक हैं यानी डिपेंड हैं दूसरों के ऊपर। ओके, बैक्टीरिया इनसाइड ह्यूमन इंटेस्टाइन, देखो ये जो हमारी ये जो फोटोग्राफ दे रखा है स्टूडेंट्स, इसमें देखो आपको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दे रखी है। आप लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या दिखाया है, बैक्टीरिया दिखाया है, किससे आप देख सकते हैं, ग्लास से दिखा रहा है वो, जिससे इमेज कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उस ग्लास से उसने दिखाया भी है कि हमारी बॉडी में क्या है, बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, नाउ फंगाई, फंगाई क्या है, यू वुड हैव सीन फंगाई एज a wild layer on bread. When you leave it outside at room temperature of quite few days, fungi get favorable condition and therefore they grow. देखा होगा जनरली एक एग्जांपल से आपको बता रहा है कि हमने फंगाई कई बार देखी है कि ब्रेड को छोड़ दो, है ना, रूम टेम्परेचर के मतलब है कि आप ब्रेड को छोड़ दो, ऐसे ही जो ब्रेड आते हैं ना आप उनको ऐसे छोड़ दो, आप 1 से 2 दिन बाद देखेंगे, है ना, 3 दिन बाद देखेंगे कि ब्रेड के ऊपर वाइट कलर की लेयर यानी वाइट लेयर बन जाती है। ऐसे ही हमारा जो पिकल्स यानी अचार होते हैं, तो अचार अगर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाए तो उसके ऊपर भी वाइट कलर की क्या आ जाती है, लेयर बन जाती है। ओके, फंगाई गेट फेवरेबल कंडीशंस एंड देयरफॉर दे ग्रो। फंगाई की जहाँ जहाँ जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वैसे ही वो ग्रो करेगी। बट द सेम ब्रेड व्हेन केप्ट इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर रिमेन्स फ्रेश फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर हमें यही चीज़ अगर फ्रेश रखनी है तो हमें इनका टेम्परेचर कैसा करना है, कम कर देना है, रेफ्रिजरेशन कर देना है ब्रेड का वगैरह का। और जो ऑयल है उसको आप क्या कहते हैं, सॉरी जो पिकल्स हैं उनको आप ऑयल में रख सकते हैं, तो हमारी जो फंगाई है वो आती नहीं, यानी उनके ऊपर एक्ट नहीं करती। ओके, तो एग्जाम्पल में देखो आपको जो नीचे फोटोग्राफ है वो देखो फंगाई का दिखाया है। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो वाइट कलर की लेयर है, देखो ये जो लेयर है स्टूडेंट्स, यही कौन सी है, फंगाई है। फंगाई आर मल्टी सेलुलर, दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। फंगाई आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उसके अंदर ही आती है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। दे आर हेटरोट्रॉपिक, ये हेटरोट्रॉपिक होती है बिकॉज ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है अपने खाने के लिए। दे लिव इन कॉलोनीज एंड प्रीफर वार्म मोस्ट प्लेसेस टू ग्रो। कॉलोनीज़ में रहते हैं यानी एक साथ मिल के रहते हैं, और इनको जो अगर इनकी फेवरेबल कंडीशन की बात करी जाए तो वो है इनका हाई टेम्परेचर, यानी आप कह सकते हैं कि गर्म इलाका यानी गर्म टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। दे आर इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब है कि एक जगह से दूसरी का ट्रैवल नहीं कर सकते, फिक्स है इनका एक ही जगह है। ओके,
सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई आर ईस्ट, मशरूम, मोड्स। कुछ ऐसे फंगाई हैं जो कॉमन हमें याद रखने हैं, जैसे ईस्ट है, ओके, मशरूम है, मोल्ड्स हैं, ये सभी हमारे कॉमन फंगाई हैं। जैसे ईस्ट, मशरूम, ये हमारे कॉमन। अब देखो इसने जो नेम है वो थोड़ा गलत कर दिया स्टूडेंट्स। देखो नेम होगा जो मशरूम है, तो मशरूम है हमारे ये, और ईस्ट है हमारा ये, ओके। तो ध्यान रखना इस नाम को थोड़ा सा आप क्या कहते हैं अपने दिमाग में ना रखें। दोबारा से ये है कि ये हमारे क्या है, मशरूम है, और ये हमारे ईस्ट है। यहाँ अगर नीचे देखोगे तो नाम जो है वो गलत मेंशन हो गया है, तो आपको ज़्यादा क्या कहते हैं ध्यान नहीं रखना है। मैंने आपको बता दिया, कभी कभी मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो उस पर ध्यान नहीं रखना ज़्यादा कि मशरूम और ईस्ट मैंने बता दिया कुछ कॉमन हमारे फंगाई है। नाउ प्रोटोजोआ, तो देखो आपने दो हमने कैटेगराइज किए थे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें हमने दो ग्रुप ऑलरेडी स्टडी कर लिए। फर्स्ट ग्रुप इज़ बैक्टीरिया, सेकंड ग्रुप इज़ ईस्ट, सॉरी फंगाई, एंड नाउ थर्ड ग्रुप इज़ प्रोटोजोआ। अब क्या है, प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ क्या है, दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर एंड मेड अप ऑफ वन सेल। ये भी यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल से बनता है। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ इसमें ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक ये वर्ड बार बार आ रहा है, तो बार बार समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, बिकॉज के ऑटोट्रॉपिक सेल्फ होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और जो हेटरोट्रॉपिक है वो डिपेंड्स करते हैं, है ना, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं जहाँ से उन्हें खाना मिले। दे प्रीफर मोइस्ट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। अगर इनकी बात करी जाए तो इन्हें प्रीफर करते हैं अपने सर्वाइव के लिए जहाँ नमी होगी या फिर पानी होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। दे कैन लिव सिंगली अनलाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। देखो बैक्टीरिया एंड फंगाई किस तरीके से सर्वाइव कर रहे थे स्टूडेंट्स, कॉलोनीज़ की तरह, है ना, एक ग्रुपिंग में रह रहे थे अपने सबके साथ मिलजुल के। बट जो प्रोटोजोआ हैं वो सिंगल रहते हैं, है ना। तो सम कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइनोसोमा। ये सभी आपके कुछ कॉमन क्या कहते हैं प्रोटोजोआ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा कौन सा आता है, अमीबा। कौन सा आता है गाइस, अमीबा। अच्छा ये भी है, पैरामीशियम को भी हम स्टडी करते हैं हायर क्लासेस में, और ये है टाइपनोसोमा, ओके। तो ये कुछ कॉमन हमारे प्रोटोजोआ हो गए जिन्हें आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि अगर प्रोटोजोआ आपसे पूछा जाएगा तो आप सिंपली कह देंगे कि प्रोटोजोआ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, they live in moist and prefer areas या aquatic habitat, they can live single, some common protozoa are amoeba, paramecium, है ना, and etc. okay, now final यानी फोर्थ ग्रुप अब हमारा आगे एल्गी। कौन सा, एल्गी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। दे आर मल्टी सेलुलर एंड मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। अगर इनकी बात करी जाए तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं क्योंकि ये मल्टीपल सेल से बने होते हैं। दे प्रीफर मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट। कहाँ मिलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे, यानी पानी के नज़दीक मिलेंगे या पानी में मिलेंगे। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अब देखो यहाँ जो प्रोटोजोआ लिख दिया ये गलत लिख दिया, आप इसको कैंसिल कर दें यहाँ से। यहाँ क्या आएगा, सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी कौन से हैं, स्पायरोग्रा है, यूलोथ्रिक्स है ना, क्लेमिडोमोनस है। ये सभी आपके कॉमन एल्गीज हैं, ओके। नीचे आपको डायग्राम भी नज़र आ रहे होंगे क्लेमिडोमोनस का, यूलोथ्रिक्स का और स्पायरोग्रा। तो ये कुछ ऐसे हैं जो हमारे क्या कहते हैं एल्गी के ग्रुप में आते हैं। वायरस की बात करी जाए तो वायरस एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन केस में रखा है, बिकॉज जब तक वायरस अगर बाहर है यानी हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता है तो वायरस एक नॉन लिविंग होता है। लेकिन अगर वो किसी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है स्टूडेंट्स, किसी के अंदर बॉडी में चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक लिविंग की तरह काम करता है। तो वायरस आर माइक्रोस्कोपिक, ये भी एक माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब आंखों से नज़र नहीं आएगा, किससे नज़र आएगा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट दे आर कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन तब भी हमने इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रखा है। दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग, देखो उसने कहा है ना कैसे बिहेव करेगा, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। व्हेन आउटसाइड द होस्ट सेल, जब ये बॉडी के अंदर नहीं रहता।
एंड रिप्रोड्यूस ओनली व्हेन इनसाइड द होस्ट सेल। ओके, तो जब तक बॉडी से बाहर है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बॉडी के अंदर जाएगा तो ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। इससे क्या कहते हैं, एक कॉमन एग्जांपल से हम समझा देते हैं। जैसे अभी हाल ही में कौन सा चल रहा है वायरस, सबको पता है कौन सा वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस यानी कोविड-19। ओके, इससे समझा देता हूँ मैं आपको, कोविड-19। ओके, तो कोविड-19 एक वायरस है। जब तक ये बाहर था, है ना, एनिमल्स में था, जहाँ से भी ये आया ये, तो उस पर बहस नहीं करनी हमें। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या हिस्ट्री थी, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम वायरस के ऊपर स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वायरस को पढ़ रहे हैं। तो कहाँ से कैसे आया पता नहीं, लेकिन जब तक ये लिविंग बॉडी के अंदर नहीं था, लिविंग सेल के अंदर नहीं था, तब तक ये ग्रोथ नहीं कर रहा था। अब आपको मालूम पड़ा कि इंडिया में सबसे पहले कोरोना वायरस एक पेशेंट को हो गया, देन उससे अगले को हो गया, उससे अगले हो गया, और आज का आप देख सकते हैं कि जो क्या कहते हैं इंक्रीज़मेंट हो रहा है, वो डे बाई डे कितना ज़्यादा हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़मेंट होता चला जा रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो वायरस अगर बॉडी के अंदर जाता है तो कितनी ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाता है, क्योंकि उसे सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी से मिल जाते हैं और वो हमारे सेल्स की डेथ कर देता है, अंदर जाके मार देता है ना, तो उन पे हावी हो जाता है, तो हमारी तबीयत ख़राब होती चली जाती है, और अगर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ भी हो जाती है। तो वायरस एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन it is a exceptional case. It is a non-living but behave like living if the coming inside the body. रोल ऑफ माइक्रोब्स इन आवर लाइफ। माइक्रोब्स का रोल क्या है हमारी लाइफ में, है ना, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम स्टडी कर रहे हैं इनका क्या कुछ रोल है। हमने क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ लिया सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, सर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, 4 ग्रुप्स भी डिस्कस कर लिए। फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया, सेकंड इज़ फंगाई, थर्ड इज़ प्रोटोजोआ, फोर्थ इज़ एल्गी। ओके, वायरस भी डिस्कस कर लिया, लेकिन वायरस किसी भी चारों ग्रुप में नहीं आता, वो एक एक्सेप्शनल केसेस में आता है। तो रोल क्या है, यू माइट नो माइक्रोब्स ओनली फॉर कॉजिंग हार्म टू ह्यूमन बीइंग्स बाई कॉजिंग डिजीजेस एंड मेकिंग अस इल। हम सिर्फ ये समझते हैं कि जितने माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमें बीमार कर देते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, सिर्फ ये समझते हैं। बट ऐसा ये ट्रुथ नहीं है, ऐसी सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और भी है। देखो ये जो चारों तरफ आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ये सभी हमारे कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और हम ये सो रहे हैं बीच में। ओके, और ये हमारे चारों तरफ ऑलवेज प्रेजेंट हैं। आप सोचो कि मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ, मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ, मैं सफरिंग कर रहा हूँ, है ना, मैं सर्फिंग कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से दूर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज प्रेजेंट सराउंडिंग ऑफ अस, हमारे चारों तरफ हमेशा प्रेजेंट हैं। But the truth is microbes are also beneficial to us in a variety of ways. They help in preparation of several households and industrial products like curd, cake, bread, antibiotics, beverages. They also help the environment acting as decomposers and biofertilizers. They play an important in sewage treatment as well. तो देखो कितने सारे इसकी यूज़फुल चीज़ें इसने बता दी। क्या बताया कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं, है ना। जैसे बहुत सारी सेवरल ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दही हो, केक हो, ब्रेड हो, एंटीबायोटिक दवाइयाँ हों, पीने की कोई भी चीज़ें हों, बीवरेजेस हों, जैसे चाय है, कॉफ़ी है ना। दे ऑल्सो हेल्प द एनवायरनमेंट एक्टिंग एज डिकम्पोजर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये आपके क्या कहते हैं, डिकम्पोजर फर्टिलाइजर्स की तरह भी काम करते हैं। कोई भी चीज़ सड़नी हो, ख़राब होनी हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही उनके ऊपर एक्शन करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी, है ना। सीवेज आप जानते होंगे, जो घरों से क्या कहते हैं, हमारा जो फीकल वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ओके गाइस, तो नीचे देखो दिखा भी रहा है वो कि जैसे ये ग्लास है, जो भी है, मिल्क है, प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, ये पेस्ट्रिक है, ये केक है, या जो भी है, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही डेवलप यानी प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
माइक्रोब्स रोल इन कर्डिंग ऑफ मिल्क। देखो दही कैसे बनता है, हम ये तो जानते हैं दही होता है। हमने क्या करा, दूध को बॉईल किया, हल्का सा करना है, कम टेम्परेचर पे, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा कर दिया आपने और फिर उसमें अगर आप छाछ डालते हैं या थोड़ा दूसरा दही का थोड़ा बहुत पार्ट डालते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे, है ना, हाई टेम्परेचर की वजह से। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना हमें। तो क्या रोल है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में। Sorry. Microbes play a vital role in preparing curd for milk. Curd contains bacterium lactobacillus. ओके तो माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कर्ड फॉर मिल्क यानी दूध से दही बनाने में। तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस इज़ अ फ्रेंडली बैक्टीरिया। इट ट्रीट्स एंड प्रिवेंट्स डायरिया, हेल्प्स इन फूड ब्रेकडाउन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लैक्टोबैक्टीरिया एक हमारा फ्रेंड बैक्टीरिया यानी फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये हमें प्रिवेंट करता है, हमें डायरिया से बचाता है ना। उसके अलावा फूड के ब्रेकडाउन में, हमारी बॉडी के अंदर जब फूड ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में, तब भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और जब हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है तब भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फॉलोइंग चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो कर्ड फ्रॉम मिल्क कैसे बनता है, तो फॉलोइंग स्टेप है उसके, 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। फॉलोइंग चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ओके, फर्स्ट पॉइंट है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड स्टार्टर इज़ एडेड टू मिल्क। अब स्टार्टर आप सब जानते होंगे, अलग अलग बोलते हैं, है ना। कोई तो जामन बोल देता है, हमारी खुद की लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में जामन बोल देते हैं, या फिर छाछ बोल देते हैं, दही बोल देते हैं, कुछ भी थोड़ा सा अलग से हमें पार्ट चाहिए। ओके, उसके बाद हमें वो किस में मिलाना है, दूध में। अब दूध ठंडा होगा तो नहीं मिलाना, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब भी नहीं मिलाना, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर मिलाना, हल्का सा गुनगुना सा करके उसमें डाल देना है। Lactobacillus present in curd converts sugar in milk lactose into lactic acid। अब lactobacillus क्या करता है, जो कर्ड में प्रेजेंट है वो क्या करता है, जो हमारे दूध में शुगर है, जो नेचुरल शुगर है जिसे हम लैक्टोस बोलते हैं, उसे कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड इम्पार्ट सोर टेस्ट टू कर्ड। और लैक्टिक एसिड जब उसमें आ जाता है तो उसका दही का जो टेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है, सोर यानी खट्टा हो जाता है। इंक्रीज एसिडिटी कॉजेज मिल्क प्रोटीन्स कैसीन टू टर्न इनटू सॉलिड मासेस, दिस चेंजेस द टेक्सचर ऑफ कर्ड। अब क्या करता है, इससे एसिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है मिल्क प्रोटीन की। अब आपसे कहा जाए मिल्क में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो याद रखना हमेशा कैसीन मिलता है। कौन सा मिलता है प्रोटीन, कैसीन। कि विच प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, तो योर आंसर इज़ कैसीन। तो एसिडिटी हो जाती है, मतलब एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है मिल्क की कैसीन की वजह से, और तो सॉलिड मास बन जाता है यानी जम जाता है, जैसे हम बोलते हैं दही जम गया। दिस चेंजेस द टेक्सचर ऑफ कर्ड, ऐसे आपका दही बन जाता है। तो आपने दूध से दही बनाना भी सीख लिया। तो देखो ये क्या है, दूध है ना, ये मिल्क आ गया, इसमें आपने कर्ड ऐड किया ना, फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है कर्ड वो आपको मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नाउ माइक्रोब्स रोल इन बेकिंग। बेकिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है। बेकिंग का मतलब समझते हो, खाने वाली चीज़ें जितनी बनती हैं उन्हें हम बेकिंग कहते हैं। तो उसमें क्या रोल है इसका वो भी देख लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले ईस्ट को। फाइनली आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए, और फिर फर्दर अगली जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ईस्ट क्या है, माइक्रोब्स रोल इन बेकिंग क्या है। ईस्ट इज यूज्ड एज अ रेजिंग एजेंट इन बेकिंग। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ईस्ट Saccharomyces cerevisiae. It is due to the action of yeast, that is duff rises if you leave it for some time, adding yeast it during kneading। क्या है इसका मीन्स क्या है, तो देखो ईस्ट क्या है, एक राइजिंग एजेंट है बेकिंग का, है ना। तो राइजिंग एजेंट क्या है, यानी बेकिंग में बनाने में ईस्ट काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो कैसे करता है, जो ईस्ट का नाम है वो ये है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ईस्ट क्या करता है, एक्शन करता है। एक्शन किसके ऊपर, जिसमें जो भी आपने खाने का आइटम बनाया है। अभी मैं समझा दूंगा और तरीके से डिटेल में। इफ़ यू लीव इट फॉर सम टाइम, एडिंग ईस्ट इट ड्यूरिंग नीडिंग। देखो डफ यानी फ्लोर, आटे की बात कर रहा है, कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट।
आटे में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ईस्ट व्हेन एडेड टू इट, जब आप इसमें ईस्ट ऐड कर देंगे तो कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू CO2। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CO2 में। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो CO2 बन गया, द डफ राइजेज, तो जो फ्लोर है वो राइजेज हो जाएगा। वाइल प्रिपेयरिंग केक, ब्रेड एंड डफ इज बेक्ड। तो आपको समझ में आ गया। तो देखो जो भी फ्लोर यानी आटा होता है तो उसमें हम ईस्ट को ऐड कर देते हैं। ईस्ट क्या कर देता है, उस कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता है CO2 में, और जब CO2 बन जाएगी तो वो फूल जाता है, और जब फूल जाएगा तो आप केक, ब्रेड, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। वंस बेक्ड द ईस्ट डाइज ए रिजल्ट सॉफ्ट एंड स्पंजी बेक्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। और एक बार अगर आप इसे ईस्ट को ऐड कर देते हैं तो उसके बाद ये जो रिज़ल्ट होता है वो आपका रिज़ल्ट क्या है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे नीचे ब्रेड दिखाया है, केक दिखाया है, ये सभी उसी का है। ओके, microbes also play a vital role in fermenting idli dosa. Butter contains urad pulses. These urad seeds contain lactic acid bacteria. These bacteria lead to the formation of lactic acid and CO2. ओके, अब देखो जो माइक्रोब्स है उनका और भी रोल प्ले है। जैसे इडली डोसा बनाना है, इडली डोसा कैसे बनेगा, तो देखो वो कैसे कर रहा है, इडली या फिर डोसा। बटर कंटेन उड़द पल्सेस। वो जो उड़द दाल होती है उसमें क्या है, लैक्टिक एसिड है, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है CO2 की। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड गिव्स अ सोर टेस्ट टू द बैटर। Therefore, the batter should not be fermented for too long, else it might turn to sour. Okay, तो इस तरीके से भी उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, किसकी, इडली डोसा या ये भी चीज़ें हैं जितनी भी, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। किसके अंदर आता है, ईस्ट फंगाई के अंदर आता है। हम लोग अभी पढ़ के आए थे ना ग्रुप स्टूडेंट्स, तो फंगाई के अंदर हम ईस्ट को कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे मतलब आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उनको अलग से आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहो, सेफ रहो, बाय बाय, टेक केयर।